हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अब है हमारी सेकंड यूनिट, जिसमें है हमारा सेकंड और थर्ड चैप्टर। दोनों चैप्टर कंप्लीट है इस सेकंड यूनिट में। अगर आप लोगों का फर्स्ट यूनिट में कोई भी डाउट है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले सेकंड चैप्टर कि प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के न हो। कि हमें एक अवकल समीकरण दी हुई होगी जिसकी कोटि तो एक होगी, लेकिन उसकी घात एक से ज्यादा होगी। नाम में ही डिफाइन कर दिया कि प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के ना हो। तो हम यहाँ पर जो अवकल समीकरण पढ़ेंगे वो अवकल समीकरण प्रथम कोटि की अवकल समीकरण होगी, लेकिन उनकी घात एक नहीं होगी, उनकी घात एक से ज्यादा होगी। फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण पढ़ी थी सारी। यहाँ कोटि तो प्रथम होगी, लेकिन घात एक से ज्यादा होगी। क्लियर है यहाँ पे ना। देखो, प्रथम कोटि एवं n घात का अवकल समीकरण निम्नलिखित रूप का होता है। एक n घात का अवकल समीकरण जो कौन सी कोटि का है, प्रथम कोटि का है, वो अवकल समीकरण इस फॉर्म का होगा कि dy/dx की पावर n प्लस p1 dy/dx की पावर n-1 प्लस p2 dy/dx की पावर n-2 अप टू pn-1 dy/dx प्लस pn इज इक्वल टू 0, जहाँ p1, p2, pn-1 और pn ये सारी वैल्यूज किसकी है, x और y के फलन होंगे। क्लियर है नाउ। यहाँ जब हम अवकल समीकरण जो प्रथम कोटि के है लेकिन प्रथम घात की नहीं है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन में भी आएंगे कि जो dy/dx के आपका उसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, p। यहाँ और ये याद रखना, ये स्मॉल p है dy/dx, और ये कैपिटल P है जो x और y के फलन होंगे। तो यहाँ हम नॉर्मली फॉर्म में dy/dx को क्या है, स्मॉल p द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे अगर स्मॉल p लिखा हुआ है तो इतना ध्यान रखना, इसका मतलब है कि वो dy/dx ही है, और dy/dx को हम क्वेश्चंस में p रखकर भी सोल्व करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर समीकरण एक में dy/dx को पुट इज इक्वल टू p पुट कीजिए। तो याद रखना स्मॉल p है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि स्मॉल p की वैल्यू होती है dy/dx। पुट कीजिए स्मॉल p की पावर n, और ये कैपिटल होंगे। तो ये इक्वेशन इसी फॉर्म की बनेगी ना। p तो क्या है, dy/dx है। जो p1, p2, pn-1 है, ये सारे के सारे क्या हैं, x और y के फलन है। तो यानी मैं इसे लिख सकती हूँ कम्प्लीटली, ये किसका फंक्शन हो गया, x, y और स्मॉल p का, क्योंकि स्मॉल p वेरी डिफरेंशियल है फर्स्ट ऑर्डर का, प्रथम कोटि का। क्लियर है, ये होती है। अब हम यहाँ पर जो मेथड पढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारे कि p के लिए हल होगी ये समीकरण, y के लिए, x के लिए लाग्रांज क्लेरो। हर एक एक्सरसाइज के स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले है वे समीकरण जो p के हल होने योग्य हो, यानी हमें अवकल समीकरण दी हुई होगी जो सिर्फ p के लिए हल होगी, और p के लिए उसे हम हल कैसे करेंगे। देखिए आपका मेथड, किसी अवकल समीकरण को p के लिए हल करने के लिए समीकरण 2 के वाम पक्ष LHS को प्रथम घात के n गुणनखंड में विभक्त किया जा सकता है, अर्थात p माइनस q1, p माइनस q2 अप टू p माइनस q1 इज इक्वल टू 0, जहाँ q1, q2, qn x एवं y के फलन है। एक चीज बताना भूल गई मैं आपको, जो ये p1, p2, x, y के फलन होंगे, कांस्टेंट भी हो सकते हैं कभी कभी, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको x और y के फलन मिले, कभी कभी कांस्टेंट भी हो सकते हैं। उसी तरीके से जो ये q1, q2, qn है, अगर ये xy में होगी तो xy में मिलेंगे फलन होंगे, और ये कभी कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो देखो, p के लिए हल होने योग्य समीकरण को क्या है कि जब हम किसी अवकल समीकरण को p के लिए हल करेंगे तो आपकी जो ये इक्वेशन है, ये गुणनखंड बनाएंगे हम इसके। आगे बात समझे, दो द्विघात में है, त्रिघात में है, जितने भी हैं हम वो क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। और जैसे ही आप इसके इधर वाम पक्ष LHS वाले के गुणनखंड बनाएंगे तो गुणनखंड तो हमें इसी फॉर्म में मिलेंगे, जहाँ ये q1, q2, qn x और y के फलन है। क्लियर है ये नाउ। समीकरण 2
पी के उन सभी मानों द्वारा संतुष्ट होगा जो कि समीकरण 3 के किसी भी गुणनखंड को शून्य करने से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर आपने समीकरण 2 के जो LHS के पार्ट है उन सभी के गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड करे हैं तो ये वैल्यूज भी 0 के बराबर होगी, ये वैल्यूज 0 के बराबर होगी, ये वैल्यूज भी 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से आपको पी के मान मिलेंगे, चाहे वो XY की फॉर्म में हो चाहे वो कांस्टेंट हो। जब आप पी के मान को समीकरण 2 में पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी पी के उस मान के लिए। तो यानी समीकरण 3 के गुणनखंड से आपको जो भी पी का मान मिलेगा जब आप उसे समीकरण 2 में पुट करोगे तो वो समीकरण 2 क्या हो जाएगी, पी के उस मान के लिए संतुष्ट हो जाएगी, यानी ये टर्म भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है ना। अतः समीकरण 2 का हल ज्ञात करने के लिए, ये यहाँ पर समीकरण 2 है, ध्यान रखना, जो पर समीकरण 2 का हल ज्ञात करने के लिए हम प्रथम घात के निम्नलिखित n समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। तो इस समीकरण 2 का हम जब हल ज्ञात करने के लिए, और वो हल कैसे ज्ञात करेंगे कि जो ये प्रथम घात की n समीकरण है इनका हल ज्ञात करेंगे। और इनका हल कैसे ज्ञात करेंगे, इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर रखेंगे, इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर रखेंगे, यानी जितने भी गुणनखंड होंगे सबको क्या रखोगे, 0 के बराबर रखोगे। अब आपने इस गुणनखंड को 0 के बराबर रख दिया, एक के लिए बता रही हो तो इनका हल क्या, पी क्या होता है, dy/dx। Q1 है, x और y का फलन है, आप सेपरेट करके सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे तो x और y में मिलेगा, और साथ में क्या होगी, कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन का साइन। तो ये जो आपका फलन बन जाएगा वो किसका बनेगा, x, y और एक कांस्टेंट C1 का, जहाँ C1 इसी तरीके से इस गुणनखंड को डिफाइन करेंगे और इसी तरीके से इस गुणनखंड को डिफाइन करेंगे, जहाँ C1, C2, Cn क्या है, स्वेच्छ अचर वैल्यू है। अब नाउ चूंकि जो हमें अवकल समीकरण दी हुई है वो क्या है, केवल प्रथम कोटि की है, और हमने पढ़ा था कि कोई अवकल समीकरण जितनी कोटि की होती है उस अवकल समीकरण के व्यापक हल में उतने ही स्वेच्छ अचर प्राप्त होते हैं। तो अगर ये प्रथम कोटि के अवकल समीकरण है तो यानी इसके व्यापक हल में केवल एक ही स्वेच्छ अचर होना चाहिए। तो इसलिए C1, C2 और Cn इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, C पुट कर दिया, कि कांस्टेंट है, इन सबको एक ही कांस्टेंट नाम दे दिया, पुट कर दो वहां पे, यही हो गया। तो समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, इन सभी जो ये फंक्शन है इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इस दी हुई समीकरण अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो लिख सकते हैं ये। क्लियर ये चीज। तो आपको पी के लिए हल होगी समीकरण में क्या करोगे, आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसके गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद हर एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखोगे, फिर पी की वैल्यूज पुट कर दोगे, dy/dx, पी की वैल्यूज पुट करते ही dy/dx इंटीग्रेशन सोल्व होगा, तो y, x और कांस्टेंट में एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। और हम यहाँ पर एक ही कांस्टेंट लेके चलेंगे, ये नहीं कि एक में C1 रख दे, एक में C2 रख दे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर सारे कांस्टेंट को C के बराबर पुट कर चुके हैं डेरिवेशन में। और फिर जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उन सब का मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो जाएगा, व्यापक हल होगा दी हुई अवकल समीकरण का। क्लियर है, ये पी के लिए हल होने योग्य समीकरण। ना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, आपका दिया है कि हल कीजिए p² - 9p + 18 इज इक्वल टू 0, यानी p को dy/dx से लिखते हैं हम यहाँ पर। ये हमारी द्वितीय कोटि की, सॉरी प्रथम कोटि की है, लेकिन घात कितनी है, 2 है। और देखिए यहाँ पर ये सिर्फ किसके फंक्शन में है, p के लिए है ओनली, तो इसे p के लिए हल करेंगे ना। देखिए समीकरण जो एक है, p में क्या है, द्विघात समीकरण है, हम इसके गुणनखंड बना सकते हैं, जो कि क्या होगा, p - 6 और p - 3 बन गए गुणनखंड फर्स्ट स्टेप। नाउ अब इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर रखिए और इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर रखिए, ये था हमारा। इसे 0 के बराबर रख दिया तो p इज इक्वल टू 6, और इसे 0 के बराबर रखा तो p इज इक्वल टू 3। नाउ जब p इज इक्वल टू 6 है तो सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा, dy/dx, p की वैल्यू dy/dx इज इक्वल टू 6, यानी dy इज इक्वल टू 6 dx, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू cx प्लस c, और हम इसे ये भी लिख सकते हैं y - cx - c इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना।
इसी तरीके से जब p इज इक्वल टू 3 तब dy ओवर dx क्या हो जाएगा 3, dx को इधर ले जाइए, समाकलन कीजिए तो y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। इसे C1 C2 नाम कॉन्स्टेंट मत देना, ऑलरेडी इनकी जगह c हम पुट कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा y माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो दी हुई अवकल समीकरण के दो हल है, एक तो है ये y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी और एक है y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। हम व्यापक हल क्या देते हैं, जो इक्वेशंस मिलती है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस दी हुई अवकल समीकरण एक का व्यापक हल क्या हो जाएगा y माइनस सी एक्स माइनस सी इंटू वाई माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इसी तरीके से देना है जो p के लिए हल होने योग्य समीकरण होंगी। आगे बात समझ में। तो p के लिए हल होने योग्य समीकरण में आपका कुछ भी नहीं है, आप ये देखना कि वो इक्वेशन कंप्लीटली p में है, त्रिघात 3 घात में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, द्विघात समीकरण भी हो सकती है। गुणनखंड करने आपको आते ही हैं, आप उनका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले जो p अवकल समीकरण है, गुणनखंड करते ही हर एक गुणनखंड को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट कर दी हर एक गुणनखंड को, p की जगह dy ओवर dx पुट कर देंगे और समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलते जाएंगे उन सभी सॉल्यूशनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके इसके बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी पीडीएफ भेज दूंगी, लेकिन आप लोगों ने खुद से ट्राई जरूर करना। हर एक आपको ऐसा समझ में ये नहीं आएगा कि इक्वेशन p के लिए, x के लिए, y के लिए सेम लगेगी, सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता दूंगी हर एक मेथड में। और अगर आप लोगों को कभी कोई डाउट हो जाता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है।